वाराणसी के बाहरी इलाके में गंगा तट की ओर जाने वाली एक पुरानी गली, वहाँ दशकों से मौजूदा काशी अन्नपूर्णा ढाबा अब सूना सूना लग रहा था। ढाबे के मालिक विश्वनाथ जी अपनी पुरानी लकड़ी की कुर्सी पर बैठे उदासी से सामने वाले रेस्टोरेंट को देख रहे थे। उसके बगल में उनका बेटा चिंटू मक्खियां मारते हुए खड़ा था। पिताजी, ऐसा लग रहा है कि हमारे चूल्हे की आग से ज्यादा आपकी आंखों में आंसू है। उस सामने वाले रेस्टोरेंट को देखिए, लोग कैसे मधुमक्खियों की तरह उमड़ रहे हैं। क्या करे चिंटू, पिछले 30 सालों से मैं शुद्ध घी में दाल और रोटियां बनाकर खिला रहा हूँ, लेकिन आज लोगों को स्वाद नहीं, अजीबोगरीब चीजें चाहिए। वो पाइप वाला खाना उन्हें अमृत जैसा लग रहा है। ठीक तभी सामने बैम्बू स्लाइड नूडल्स रेस्टोरेंट का मालिक विक्रम बाहर आया। उसके गले में एक मोटी सोने की चेन थी, हाथों में 10 अंगूठियां बांधकर चमक रही थी। उसके बगल में उसका असिस्टेंट लल्लू एक बड़े पंखे से विक्रम को हवा झल रहा था और बीच बीच में अपने घुंघराले बालों को सेट कर रहा था। अरे विश्वनाथ, अभी भी उस पुराने मिट्टी के चूल्हे से चिपके हुए हो क्या? तुम्हारी दाल की महक से लोग भाग रहे हैं। मेरा बम्बू टेक्नोलॉजी देखो, किचन से नूडल्स सरकते हुए सीधे कस्टमर के मुंह तक जाते हैं, तो वो किसी झरने जैसा लगता है, समझे? हाँ साहब, आपका आइडिया तो विश्व प्रसिद्ध है। इन पाइपों को देखकर मुझे गंगा नदी के प्रवाह की याद आ जाती है साहब। ए बुड्ढे, तुम्हारी रोटियां खाने से जबड़े में दर्द होने लगता है। हमारे नूडल्स खाओगे तो जीभ पर नाचेंगे। अरे बेटा, खाना सेहत के लिए होता है, मनोरंजन के लिए नहीं। उन पाइपों के अंदर क्या है, वो मैदा कहाँ का है, यह कौन जानता है। तसल्ली से बैठकर भोजन करना ही हमारी संस्कृति है। संस्कृति? अरे बकवास, मुझे तो बस नोटों से मतलब है। देखो, इस हफ्ते को खत्म होने से पहले अपना ढाबा खाली करके चले जाओ। उस जगह पर मैं एक बड़ा आइसक्रीम पार्लर खोलूंगा। अब तुम्हारी वो किराया भरने की हैसियत नहीं रही। इज्जत से खाली कर दो, वरना मैं अपने आदमियों से तुम्हारा सामान गंगा में फेंकवा दूंगा। सुना है बुड्ढे, हमारे साहब कह रहे हैं कि गंगा में मिला देंगे। जल्दी से अपना बोरिया बिस्तरा बांध ले। विश्वनाथ की आंखों में आंसू आ गए। यह देखकर चिंटू का खून खौल गया। उसने तुरंत अपना फोन निकाला और एक नंबर डायल कर दिया। हेलो बद्री, तुम जहाँ भी हो अभी के अभी निकलो। हमारे ढाबे की इज्जत गंगा में मिलने वाली है। एक पाइप वाला हमें धमका रहा है। तुम्हें अपनी भूख से उसका घमंड तोड़ना है। दूसरी तरफ पटना शहर में खाने की एक बहुत बड़ी प्रतियोगिता चल रही थी। वहाँ का नजारा देखकर किसी के भी होश उड़ जा रहे थे। मेज पर सैकड़ों खाली प्लेटें थी। उनके बीच में बद्री बैठा था, जो एकदम दुबला पतला हवा में उड़ जाने जैसा लग रहा था और उसे किसी भी बात की फिक्र नहीं थी। वो ऐसे नूडल्स खा रहा था जैसे कोई वैक्यूम क्लीनर सब कुछ अंदर खींच रहा हो। उसके बगल में उसका दोस्त दुखीराम मुंह खोले उसे देख रहा था। अरे रुक जा भाई, आयोजक किचन में गैस बंद करके आटा खत्म होने का बहाना बनाकर भाग रहे हैं। तूने पहले ही इस शहर के आधे नूडल्स खत्म कर दिए। बद्री मुंह में नूडल्स भरे हुए। अरे दुखीराम, ये नूडल्स दे रहे हैं ना, ये तो मेरे दांतों के नीचे भी नहीं आ रहे हैं भाई। असली खाना तो गंगा नदी के किनारे विश्वनाथ दादा की दाल और रोटियां है। ये तो बस टाइम पास है यार। ठीक तभी बद्री का फोन बजा। बात सुनते ही बद्री की आंखें गुस्से से लाल हो गई। उसने अपने सामने रखे नूडल्स की प्लेट को 1 सेकंड में खाली की। वाराणसी में एक पाइप वाला राजा हमारे दादा को रुला रहा है। उसकी नूडल्स से ही उसकी समाधि बनानी होगी। चल। अगली सुबह विक्रम के रेस्टोरेंट के सामने बद्री, चिंटू और दुखीराम खड़े थे। बद्री को देखकर विक्रम अपनी हंसी नहीं रोक पाया। अरे चिंटू, अपने ढाबे को बचाने के लिए इस हड्डी के ढांचे को लेकर आए हो क्या? यह नूडल्स खाएगा या नूडल्स इसे निगल जाएंगे? अरे साहब, इसे देखकर तो मुझे तरस आ रहा है साहब। इसे कहिए कि हवा से उड़ने से बचने के लिए अपनी जेब में पत्थर रख ले। ए पाइप के राजा, मेरा साइज मत देख, मेरी भूख को देख। तेरे पास पाइप है ना, तो जब तक मैं बस ना कहूँ तुझे नूडल्स खिलाते रहना है। अगर तूने ऐसा कर दिया तो मैं तुझे 1 लाख रुपए दूंगा, और अगर तू नहीं खिला पाया और रुक गया तो अपना रेस्टोरेंट बंद करके यहाँ से भाग जाना होगा। डील पक्की क्या? 1 लाख रुपए? क्या तेरे पास 100 रुपए भी है क्या? बद्री ने दुखीराम की ओर देखते हुए कहा। दुखीराम, वो गठरी दिखाओ। दुखीराम ने एक पुराने कपड़े की गठरी खोली। उसमें बद्री द्वारा खाने की प्रतियोगिता में जीती गई इनाम की राशि की गड्डियां भरी हुई थी। उसे देखकर विक्रम के मुंह में पानी आ गया। ठीक है सूखी लकड़ी, शर्त पक्की। कल सुबह तेरी अंतिम यात्रा शुरू होगी। ये पाइप लगातार बहते ही रहेंगे।
तूने उल्टी भी कर दी तब भी मैं नहीं रुकूंगा। अगली सुबह विक्रम के रेस्टोरेंट में भारी भीड़ जमा हो गई। विक्रम के रेस्टोरेंट का सेटअप बड़ा ही अजीब था। किचन से 3 बड़े बांस के पाइप बाहर की ओर निकले हुए थे। उनमें से आधे कटे हुए पाइप ग्राहकों के सामने पटरियों की तरह जा रहे थे। किचन में कुक जैसे ही नूडल्स डालते वे पानी के साथ सरकते हुए तेजी से आ जाते। बद्री टेबल के सामने बैठा और अपने चॉपस्टिक को तलवार की तरह पकड़कर रखा। अरे रसोइयों से कहो स्पीड बढ़ा दे, इससे पहले कि यह 1 गिलास पानी पिए 5 प्लेट अंदर चली जानी चाहिए। शर्त शुरू हो गई। पाइप से पहली बार नूडल्स तेजी से आए। बद्री ने उन्हें पकड़ा और 1 सेकंड में मुंह में डाल दिया। वो नूडल्स चबा नहीं रहा था, बस निगल रहा था। 10 मिनट बीत गए। बद्री ने 50 प्लेटें खाली कर दी। ये क्या हो रहा है? ये तो सांस तक नहीं ले रहा है। नूडल्स कहाँ जा रहे हैं? अरे साहब, इसका पेट कहीं पाताल से तो नहीं जुड़ा है। पाइप की स्पीड से ज्यादा तो इसके मुंह की स्पीड है साहब। रसोइयों से कहिए कि स्पीड बढ़ाए। 1 घंटा बीत गया। जैसे ही पाइप से नूडल्स आ रहे थे वो उन्हें प्लेट में गिरने दिए बिना हवा में ही पकड़कर खा रहा था। यह किसी चमत्कार जैसा लग रहा था। आसपास मौजूदा लोग तालियां बजा रहे थे। बद्री स्पीड बढ़ा, विक्रम का चेहरा पीला पड़ रहा है। ए विक्रम, क्या हुआ? नूडल्स क्यों नहीं आ रहे हैं? क्या पाइप में चूहे फंस गए? स्पीड बढ़ा, मेरी भूख बढ़ती जा रही है। विक्रम घबराते हुए किचन में भागा। वहां रसोइया पसीना पसीना होकर आटा गूंद रहे थे। साहब, 10 बोरी मैदा खत्म हो गया है। गैस सिलेंडर भी खाली हो रहे हैं। ये आदमी तो अभी भी और मांग रहा है। या इंसान नहीं, कोई राक्षस है। रुकना मत, शहर में जहां भी मैदा मिले खरीद कर लेकर आओ। मुझे मेरे 1 लाख रुपए चाहिए। 2 घंटे बीत गए। बद्री अब नूडल्स खाते खाते डांस कर रहा था। उसके खाने से विक्रम के रेस्टोरेंट का सारा नूडल्स का स्टॉक खत्म हो गया। आखिरकार किचन से कुक बाहर आया और पैरों पर गिर गया। साहब, अब मेरे बस की बात नहीं है। आटा खत्म हो गया है, सब्जियां खत्म हो गई, यहाँ तक कि मसाले भी खत्म हो गए। बद्री जी तो अब इन पाइपों को भी खाने वाले लग रहे हैं। मैं तो भाग रहा हूँ। ए विक्रम, क्या हुआ? नूडल्स क्यों रुक गए? मेरा पेट अभी भी 40% खाली है। जल्दी भेजो वरना शर्त हार जाओगे। विक्रम ने सिर झुका लिया। लल्लू डर के मारे छतरी के पीछे छिप गया। पंचायत के बुजुर्गों ने अपना फैसला सुनाया। विक्रम, बद्री ने बस नहीं कहा, तुमने ये हाथ खड़े कर दिए, इसलिए शर्त के अनुसार बद्री जीत गया। तुम्हें यह गांव छोड़कर जाना होगा और अपना रेस्टोरेंट को यहीं छोड़ना होगा। विक्रम रोते हुए, साहब, मैं अपनी सारी संपत्ति इन पाइपों में ही लगा दी। अब मैं कहाँ जाऊँ? विश्वनाथ आगे आकर धीमे स्वर में, अरे देखो विक्रम, व्यापार दूसरों को रुलाने के लिए नहीं होता है। तुमने धोखे से कमाने की सोची है, इसलिए इन पाइपों ने तुम्हें ही निगल लिया। अब भी वक्त है, ईमानदारी से जीना सीख लो। दादाजी, इसके पाइप वाला खाना खाकर मेरा गला सूख गया है। मुझे 10 पराठे और दाल खिलाई है। असली खाने का स्वाद इसे भी चखाते हैं। विक्रम को गलती का एहसास हुआ और वो वहां से भाग गया। लल्लू भी अपनी कंघी फेंक कर उसके पीछे पीछे चला गया। विश्वनाथ जी के ढाबे में फिर से लकड़ी का चूल्हा जल उठा। बद्री पराठे खा रहा था और सारे लोग फिर से उसी पुराने ढाबे की तरफ कतार लगाकर खड़े हो गए। सीख, लालच और घमंड हमेशा पतन का कारण बनते हैं। जो लोग कड़ी मेहनत करते हैं और ईमानदार होते हैं, भगवान किसी न किसी रूप में आकर उनकी रक्षा जरूर करते हैं। भोजन का अर्थ स्वास्थ्य होता है और धोखे का अर्थ विनाश।